हम आपको अभी बताए हैं, वीडियो कट गया था। अभी आपको बताया है टॉपिक कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अब जो हमारा टॉपिक है वो है कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो वो आपका कॉम्परेटिव बैलेंस शीट की तरह ही है, बशर्ते उसमें क्या है, परसेंटेज निकालने का कंडीशन जो है वो चेंज है। तो ध्यान से देखेंगे, जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट बहुत इजी प्रोसेस है। पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर करंट ईयर या पर्टिकुलर परसेंटेज करंट ईयर परसेंटेज, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर आपका प्रीवियस ईयर परसेंटेज करंट ईयर और परसेंटेज। यहाँ पे लिखेंगे आपका सेल रेवेन्यू का अमाउंट, सेल नहीं बैलेंस शीट है ना। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहला नाम लिखेंगे आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आपका हम शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड जिसमें नाम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां लिखेंगे नन करंट लायबिलिटीज जिसमें लिखेंगे परसेंट डिवेंचर, फिर लिखेंगे करंट लायबिलिटी। ये सारे जो भी टर्म्स होगा सारा पुट आउट कर देंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे एसेट्स। एसेट लिखने के पश्चात यहां लिखेंगे फिक्स एसेट्स देन करंट एसेट्स। गुड। अब कंडीशन के अनुसार जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा इसी क्वेश्चन के तहत हम पुट आउट करेंगे। लेकिन परसेंटेज निकालने का कंडीशन ये है कि यदि आप 16 का परसेंट निकालते हैं 2016 का, तो 2016 का जो आपका लायबिलिटीज रहेगा या जो भी आपका एसेट्स रहेगा उसी से डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख है और टोटल करंट लायबिलिटी आपका 5 लाख और 5 लाख है, तो 1 लाख को इंटू 100 करेंगे, लेकिन डिवाइड 5 लाख से ही करेंगे। मतलब टोटल करंट लायबिलिटी से या करंट एसेट्स करेंगे। 16 कंडीशन, 17 कंडीशन से जो भी वैल्यू रहेगा उसको 100 से इंटू करेंगे और डिवाइड जो हमारा करंट लायबिलिटी और करंट जो हमारा लायबिलिटीज रहेगा और जो हमारा एसेट का वैल्यू रहेगा उससे डिवाइड करेंगे जो वैल्यू रहेगा। मतलब 16 के लिए जो डिवाइड है वो ये डिजिट रहेगा और 70 के लिए ये अमाउंट रहेगा। ये हमारा कंडीशन है। जैसा कि बताया तभी हम आप लोगों को कॉम्परेटिव बैलेंस शीट में कि उसमें भी जो भी निकालते हैं वो टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी से ही डिवाइड करते हैं। इंटू 100 करेंगे, जो वैल्यू रहेगा जो भी वैल्यू रहेगा उसको इंटू 100 करेंगे, लेकिन डिवाइड बाय करेंगे टोटल करंट एसेट या टोटल करंट लायबिलिटी से। तो ये हमारा फॉर्मेट जो था ये कॉमन साइज बैलेंस शीट का था। अगला हमारा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग रेशियो। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट डू मैं अकाउंटिंग रेशियो। तो जैसा कि आपको क्लास में बता चुके हैं अकाउंटिंग रेशियो का मतलब एक ही मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब एसेट्स और लायबिलिटी के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को निकालना ही क्या कहलाए, अकाउंटिंग रेशियो। अब अकाउंटिंग रेशियो जो है इसको मेजरमेंट करते हैं हम लोग, इसको जो बनाते हैं हम लोग, तो इसको बनाने का जो मेथड तो 4 होता है, लेकिन पूछेगा क्वेश्चन आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से, जिसके तहत हमारा फॉर्मूला होता है करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। गुड। आपको ये याद रखना है कि करंट एसेट्स का वैल्यू का क्या क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या क्या होता है। जो भी आइटम्स रहेगा उसको जोड़कर करंट एसेट पुट कर देंगे और लायबिलिटी पुट कर देंगे। तो करंट एसेट के तहत आपका आइटम होता है कैश, बैंक, स्टॉक, एडवांस,
मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल रिसीवेबल, डिप्टर, हमारा प्रीपेड एटसेट्रा। करंट लायबिलिटी के तहत होता है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन एटसेट्रा। जो भी आइटम रहेगा उसके आइटम का जो भी अमाउंट रहेगा प्लस कर देंगे और करंट डिवाइड कर देंगे, तो ये करंट रेशियो। दूसरा निकाल देंगे क्विक रेशियो। फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो ये आपका है प्रॉफिट रेशियो। लेकिन आप याद रखिएगा क्विक रेशियो जो होता है इसका दो नाम तीन नाम होता है। क्विक रेशियो, चाहे इसको हम कहेंगे एसिड टेक्स्ट रेशियो या कर सकते हैं लिक्विड रेशियो, ये किसी भी नाम से मेंशन कर सकते हैं। ये तीनों का मतलब जो होता है फॉर्मूला ये सेम होता है जो बताया अभी आपको, ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला नोट। जो भी करंट एसेट्स है इसमें ओनली माइनस करेंगे, ओनली फॉर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस ही माइनस करेंगे और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो फॉर्मूला याद रखिए कि इससे क्वेश्चन पूछेगा। अगर हमारा यदि अकाउंटिंग रेशियो क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा आपका एक्टिविटी रेशियो से, और एक्टिविटी रेशियो में पहला एक्टिविटी रेशियो इंपॉर्टेंट है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। गुड। दूसरा हमारा है डेब्टर टर्नओवर रेशियो, डेब्टर टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है हमारा नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स बटा एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल। गुड। इसी के तहत हमारा एक फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये डे में निकलना है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा डे के तहत 365 डिवाइड बाय डेब्टर टर्नओवर रेशियो। गुड। ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत जान लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स कैसे निकलता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नोट जान लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या एक और फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। गुड। अगर अकाउंटिंग रेशियो में क्वेश्चन आएगा तो इसी टॉपिक के तहत आ सकता है। गुड। अब इसके तहत हमारा बचा है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा है, इसको निकालने का जो फॉर्मेट है वो आपका 3 है। सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो हमारा है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। गुड। फॉर्मेट ये है कि पर्टिकुलर होता है प्रीवियस ईयर करंट ईयर प्लस और माइनस। यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर 16 है 17 है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। यहाँ पे लिखेंगे करंट एसेट के तहत जितना आइटम है पुट कर देंगे, प्लस कर देंगे इसको हम लोग। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी, इसको भी प्लस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे वर्किंग कैपिटल।
तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला जो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मान लीजिए करंट एसेट जो है वो 100 रुपीज है या 1000 है और ये है मेरा 5000। गुड। तो आपका टोटल जो करंट एसेट निकला वो तो 1000 निकलेगा आपका। आपका जो टोटल करंट एसेट निकलेगा वो निकलेगा आपका 1000 और ये निकलेगा 5000। गुड। करंट लायबिलिटी आपका दिया है 500, 500 देन 4500। गुड। तो ये भी हमारा लायबिलिटी कितना निकला 500 देन 4500। अब करना क्या है, ये 1000 5000 हमारा इंक्रीज कर रहा है हमारा 4000। गुड। यहाँ पे हमारा है 500 एंड 4500, ये भी इंक्रीज किया लेकिन इसको डिक्रीज में लिखेंगे हमारा कितना सर 4000। इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो यहाँ कंडीशन क्या करना है, ये भी हमारा आ गया 4000, ये भी हमारा कितना आ गया 4000, दोनों का वैलेंट हो गया। यदि हमारा प्लस साइड कम होता, यदि हमारा प्लस माइनस प्लस साइड अमाउंट कम होता तो वहां लिखते हैं हम लोग क्या सर, वहां लिखते हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और यदि माइनस साइड कम आएगा तो लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इसी कंडीशन के आधार पर हम निकालेंगे स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। गुड। तो स्टेटमेंट चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बाद बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस के तहत फॉर्मेट करता है हमारा, सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉर द ईयर, लिखते हैं जो वैल्यू रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट प्लस करते हैं जिसमें नाम है डिप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, primarily expenses written off, transferred to general reserve। ये सारा आइटम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस का एक और आइटम है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इसको हम माइनस कर देंगे, जो वैल्यू रहेगा माइनस कर देंगे। यदि अमाउंट हमारा प्लस में आता है, यदि अमाउंट हमारा प्लस में आता है तो कहलाएगा नेट, या लिखेंगे कैश या फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और यदि माइनस में आता है तो कहलाएगा फंड लॉस्ट ऑपरेशन। अब इसी कंडीशन के आधार पे क्या करते हैं हम लोग, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो भी कंडीशन है उसको फॉलो करते हैं। अब बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के तहत हमारा होता है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड, यहाँ पे लिखते हैं सोर्सेज ऑफ फंड, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। अब अभी हमने जो बनाया है फॉर्मेट, उसके पहले बनाया था हमने स्टेटमेंट चेंज वर्किंग कैपिटल। तो स्टेटमेंट चेंज वर्किंग कैपिटल के तहत हमारा डिक्रीज इंक्रीज आता है। तो यदि आपका
डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आता है तो यहां लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और यदि इंक्रीज आता है तो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। गुड। उसके बाद हमने बनाया था पीएल, तो आया था फंड फ्रॉम ऑपरेशन और फंड लॉस्ट ऑपरेशन। तो यदि फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा तो यहां लिखेंगे सोर्सेज में फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और माइनस में आएगा तो फंड लॉस्ट ऑपरेशन। डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल पे और पीएल पे। उसके बाद यदि प्रश्न में हमारा कोई भी फिक्स एसेट सेल करता है तो सेल ऑन फिक्स एसेट यहां लिखेंगे, और परचेज ऑन फिक्स एसेट जो यहां लिखेंगे। गुड। उसके बाद यदि प्रश्न में इश्यू ऑफ रहेगा शेयर होल्डर फंड, इश्यू ऑफ शेयर होल्डर फंड, मतलब किसी भी कंडीशन से यदि शेयर बढ़ता है तो इश्यू होता है। गुड। मान ली इक्विटी शेयर दिया 1 लाख और 2 लाख, तो इंक्रीज 2 लाख 1 लाख कर रहा है हमारा, तो 1 लाख जो होगा इश्यू कहलाएगा। और रिडम्पशन जो है रिडम्पशन ऑफ शेयर होल्डर फंड इधर लिखेंगे। गुड। उसके बाद दोनों साइड क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो वैल्यू आता है वो कहलाएगा फंड फ्रॉम फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको 3 प्रोसेस गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये डिक्रीज और इंक्रीज आपका वर्किंग कैपिटल से आया है, ये फंड फ्रॉम और फंड लॉस्ट आपका पीएल से आया है, जो सेल ऑन फिक्स एसेट है। तो जितना भी फिक्स एसेट यदि घटता है टैली करते हुए, मान ली बिल्डिंग दिया है 1 लाख और अगला साल दिया 50,000, तो 50,000 डिक्रीज किया है, तो यदि ये डिक्रीज करता है तो बिल्डिंग सेल ऑन बिल्डिंग हो जाएगा हमारा 50,000, लेकिन वही बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, परचेज ऑन फिक्स एसेट में। मतलब यदि फिक्स एसेट डिक्रीज होता है तो सेल होगा, और यदि फिक्स एसेट इंक्रीज होता है तो परचेज होता है। उसी प्रकार शेयर होल्डर फंड के तहत इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम यदि इंक्रीज करता है तो इश्यू ऑफ शेयर होल्डर फंड, और डिक्रीज करता है तो रिडम्पशन ऑफ शेयर होल्डर फंड। गुड। तो ये आपको जो टॉपिक बता रहे हैं इसमें फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बताने का समय नहीं है, सारे क्वेश्चन बता चुके हैं क्लासेस में। ये सिर्फ आपके रिवीजन क्लासेस हो रहा है जिससे कल आपको एग्जामिनेशन देने में आसानी हो। तो यदि आप फॉर्मेट देख लेते हैं तो समस्या आपका नहीं होगा। तीसरा हमारा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनता है तो याद रखिएगा, इसमें बनाने का फॉर्मेट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड। तो फॉर्मेट क्या है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले जो है यहां पे लिखेंगे आपका ए, गौर कीजिएगा, और ए में लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहला नाम जो लिखेंगे वो लिखेंगे नेट प्रॉफिट एंड लॉस एज फॉर द ईयर, जो वैल्यू होगा यहां लिखेंगे। उसके बाद इसमें कुछ एडजस्टमेंट के तहत आइटम प्लस करते हैं। प्लस क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन, प्लस क्या करते हैं, गुडविल रिटेन ऑफ, प्लस क्या करते हैं, प्राइमरी एक्सपेंसेस रिटेन ऑफ, प्लस क्या करते हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्लस क्या करते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। गुड। ये आइटम प्लस करते हैं। माइनस करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑन फिक्स एसेट्स, इसको हम माइनस करते हैं। ये सारा प्लस आइटम है। कंडीशन पुट करने के पश्चात क्या करते हैं, ध्यान देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म के तहत यहां प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स।
यदि कोई करंट एसेट डिक्रीज करता है तो उसको प्लस करेंगे, और यदि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होता है तो भी प्लस करेंगे दोनों आइटम को, इसके आइटम के साथ। इसी का अपोजिट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और यहाँ लिखते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स। कहने मतलब है कोई करंट एसेट यदि इंक्रीज कर रहा है नेक्स्ट ईयर से तो वो हमेशा माइनस करेंगे, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यदि कोई करंट लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो उसको माइनस, ये दोनों माइनस करते हैं। माइनस करने के पश्चात इसको हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट, और यदि आपका प्रश्न में टैक्स दिया रहेगा तो भी माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकलेगा वो हमारा कहलाएगा ए, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो वैल्यू निकला ये कहलाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गुड। अब क्या करते हैं, इसके बाद नीचे बनाते हैं हम लोग दूसरा एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें करना कुछ नहीं है, पहला लिखेंगे सेल ऑन फिक्स एसेट्स। तो अभी आपको बताया था इसके पहले फंड फ्लो में यदि कोई फिक्स एसेट डिक्रीज करता है टैली करने दौरान तो वो सेल होता है। उसके बाद यहां पे प्लस करते हैं ऑल अमाउंट रिसीव्ड, ऑल अमाउंट, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी रिसीव्ड, माइनस करेंगे परचेज ऑन फिक्स एसेट्स। गुड। यदि कोई फिक्स एसेट इंक्रीज करता है तो परचेज, डिक्रीज करता है तो सेल। इस कंडीशन को पुट आउट करने के पश्चात ये जो वैल्यू निकलेगा सेकेंड वैल्यू, ये हमारा होगा बी। कहने मतलब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग। अब इसके बाद हम लिखेंगे सी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। फाइनेंशियल एक्टिविटी में लिखेंगे इश्यू ऑन शेयर होल्डर फंड। कोई भी शेयर यदि इंक्रीज करता है तो वो प्लस करेंगे, और रिडम्पशन ऑन शेयर होल्डर फंड को माइनस करेंगे। साथ ही साथ माइनस करेंगे ऑल अमाउंट पेड, ऑल अमाउंट किसी भी नाम में पेड हो तो माइनस करेंगे। ये जो निकलेगा वो हमारा सी कहलाएगा, सी। कहने मतलब ए भी निकल गया, बी भी निकल गया और सी भी निकल गया। अब जैसे ही तीन निकलता है कंडीशन नीचे क्या करेंगे हम लोग, गौर कीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और यहां लिखेंगे कैश इक्विवेलेंट। यहां लिखेंगे ब्रैकेट में कैश इक्विवेलेंट, तीनों प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगा, मतलब ए का अमाउंट, बी का अमाउंट और सी का अमाउंट, प्लस के बाद यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में जो आपका ओपनिंग कैश दिया रहेगा, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक, तो उसको हम प्लस कर देंगे इसके साथ, और जो वैल्यू निकलेगा यही वैल्यू कहलाएगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपका क्लोजिंग कैश से मैच करेगा। तो कहने का मतलब है कि अभी इतना समय नहीं है कि आपको हम क्वेश्चन बता सकें, तो यदि आप फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट को नोट डाउन कर लेते हैं, तो आपका यदि क्वेश्चन इससे थ्योरी क्वेश्चन आता है तो फॉर्मेट को पुट आउट कर सकते हैं कि यदि थ्योरी क्वेश्चन के तहत फॉर्मेट पुट आउट कर भी दिए तो आपका 15 नंबर में 14 नंबर 13 नंबर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये फाइनेंशियल अकाउंट, ये प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल पेपर कहता है कि लिखिए लेकिन प्रैक्टिकली इसको शो कीजिए। तो कहने मतलब है यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इसको आप मेंशन करें। आपको 2 वीडियो के तहत बताए हैं, दोनों वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बताएंगे। ओके सर।